इंडिया इज लिटरली डाइंग। भारत देश मर रहा है। वेल, ये वर्ड्स मेरे नहीं बल्कि कई इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, पोएट्स, थिंकर और कई मीडिया रिपोर्ट्स के हैं। और हो भी क्यों ना, यहाँ की राजधानी दिल्ली शहर की हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है कि यहाँ सांस लेना सिगरेट पीने से ज्यादा खतरनाक है। India's capital, Delhi, has overtaken the Pakistani city of Lahore as the most polluted city on earth. यहाँ के लोगों का सिविक सेंस ऐसा हो चुका है कि 70 साल पुराना हावड़ा ब्रिज यहाँ के लोगों के गुटखा थूकने मात्र से ही कोलैप्स होने के कगार पे है। भारत के कुछ लोग जो हैं वो गुटखा छाप कलाकारों से इतना प्रेरित हो गए हैं कि गुटखा के दम पे स्पून को गिराने का कसम खा लिया। देख सकते हैं जगह जगह पे डैमेज हो चुका है ये पुल। यहाँ के रेलवेज को गुटखा थूकने की वजह से ही कई करोड़ों का नुकसान मेंटेनेंस में हो जाता है। जिस देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता जैसे स्लोगन्स की गूंज आती थी, आज वही देश हिंदी वर्सेस तमिल, नॉर्थ वर्सेस साउथ और हिंदू वर्सेस मुस्लिम के स्लोगन से सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन और अनहाइजीन जैसी प्रॉब्लम्स अपनी पीक पे है। फिर भी यहाँ के लोगों को लगता है कि भारत विश्वगुरु है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमने इस देश को 70-75 साल के वृद्ध नेताओं और बाबाओं के हाथों में सौंप दिया है, जिनको ना ही डिजिटल इंडिया की ज्यादा कुछ समझ है और ना ही एआई या टेक्नोलॉजी इनके पल्ले पड़ता है। इनके लिए डेवलपमेंट सिर्फ भगवा रंग में ही होता है। एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका बेस नेपोटिज्म पर बना हुआ है और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रिलीजन बेस्ड प्रोपेगेंडा से अपनी वोट्स बटोर रही है। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, यहाँ भी खुदा, उधर भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। एक पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि मुस्लिम खतरे में है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना है कि हिंदूज खतरे में है, जबकि एक्चुअल में खतरे में इनकी पॉलिटिक्स है। क्योंकि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को खतरे में नहीं बताएगी तब तक इनका वोट बैंक कर्जे में ही रहेगा। अमेरिका एआई पे काम कर रहा है, चाइना अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज अपने देश में टूरिज्म और नेचर को प्रमोट कर रही है ताकि वो टूरिज्म से अपनी नेटवर्थ को बढ़ा सके। और इंडिया में अनहाइजीन इतनी ज्यादा है कि पूरा वर्ल्ड इंडिया के टूरिज्म को बॉयकॉट कर रहा है। To think this was just completely flat land and everything is trash. 9 of the 10 most polluted cities in the world are in India. यहाँ का कानून इतना अंधा हो चुका है कि 70 to 80 लाख पर एनम लेने वाले इंजीनियर्स सुसाइड करने पे मजबूर हैं। रेपिस्ट और मर्डरर्स खुलेआम घूम रहे हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि महिलाएं अपने लोकल एरिया में तक सेफ नहीं है। When I shifted to my hostel, I was just going to my college from the hostel, and I saw a guy was coming in front towards me that in a daylight. And his pants were down and just coming towards me. So I just got very scared. I was just 17. As a woman, आपके साथ कभी sexual harassment हुई है? Yeah, of course. जो देश पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, जो देश एरिया के मामले में वर्ल्ड में 7th नंबर पे है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट वहाँ आखिर ऐसा क्या हो चुका है कि यहाँ की आम पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर के अंडर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मरने की कगार पे आ चुकी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास बिष्ट और स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या है आखिर इसके पीछे की सच्चाई कि भारत देश धीरे धीरे मर रहा है। इंडिया इज लिटरली डाइंग। अभी हाल ही में महाकुंभ हुआ था, जिसका प्रमोशन करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी जी-जान लगा दी थी। मीडिया एंकर से लेके सोशल मीडिया पेजेस तक सबने इसका प्रमोशन किया। जिसके कारण हजारों करोड़ों की जनसंख्या में लोग यहाँ घूमने आए थे। योगी आदित्यनाथ ने जितना अपना दिमाग इसके प्रमोशन पे खर्च किया है, उतना ही दिमाग अगर इन्होंने इसके मैनेजमेंट पे खर्च किया होता तो शायद वहाँ के लोगों की जानें थोड़ा कम जाती। ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो 150 से भी ज्यादा लोगों की जानें इसकी भगदड़ में चली गई थी। कितनी देर बाद वहाँ पहुंची थी जब आपने देखा अपने आप को? 150 डेड बॉडीज थी सारी भगदड़। मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट और उनकी मीडिया के अनुसार ये जाने
15 से 20 ही थी, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है इस बात से कोई अभी तक अवगत नहीं है। एक तरफ यहाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट शो करने वाले जर्नलिस्ट थे उनको यहाँ के पुलिस ने रोका। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भरी असेंबली में यहाँ के लोगों को जिन्होंने यहाँ लाशें नोटिस की थी उनको खुलेआम गिद्ध कहा। गिद्धों को केवल लाश मिली। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने यहाँ अनहाइजीन को नोटिस किया था उन लोगों को भी असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने सुअर कहा। सुअरों को गंदगी मिली। वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल इवेंट जो कि पूरे 144 साल बाद आता है, इसके एक्सट्रीम लेवल पे अनहाइजेनिक रहने का कारण सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने हंड्रेड्स ऑफ वॉशरूम यहाँ स्थापित किए थे ताकि लोग इसे यूज कर सकें। फिर भी यहाँ के लोगों ने चेंजिंग रूम्स और नदियों को ही एज ए वॉशरूम यूज किया। कपड़ा चेंज करने के बहाने जाएंगे वहीं लैट्रिन कर देंगे, बाथरूम कर देंगे कि आदमी वहाँ जाए तो फिर कपड़ा भी न चेंज कर सके। तो भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रश करके और गंगा जी में भाई पवित्र माँ गंगा में थूक रहे हैं। देखिए उसी में भाई इंडिया में नदियों को पूजा जाता है। गंगा मैया जैसे शब्द जब इंडियंस के मुंह से निकलते हैं तो लगने लगता है कि यहाँ की नदियों से साफ और किसी देश की नदियां नहीं हो सकती है। बट जब ग्राउंड लेवल की रियलिटी हमारे सामने आती है तो यमुना पर तैरता हुआ वो फोम और गंगा नदी की अस्वच्छता उन देशों को कहीं ना कहीं थोड़ा पिंच कर जाती है जिनकी नदियां पूजी तो नहीं जाती है लेकिन साफ जरूर रहती है। जहां एक तरफ यहाँ की नदियों की स्वच्छता मरने की कगार पे है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का सिविक सेंस एकदम मर चुका है। हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। आओ आओ आओ, यही था भाई, हम लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। होली जैसा फेस्टिवल जिसे कि काफी ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट के साथ मनाया जाता है, उसे मनाने के लिए भी जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो इनके साथ फिर भी बदसलूकी की जाती है। महिलाओं को बैड टच करने को नॉर्मलाइजिंग करना वुमेन अनसेफ्टी का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। इंडियंस जब प्लेस करते हैं तो बचपन से ही कहते आ रहे हैं कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। वहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी वुमेन्स को लक्ष्मी और सरस्वती माना जाता है, बट कई इंडियंस को वुमेन्स को हरास करना कूल लगता है। दूसरी तरफ बाकी देशों में वुमेन्स को देवी तो नहीं माना जाता है लेकिन सेफ रखा जाता है। उन्हें एज ए वुमेन्स नहीं बल्कि एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है। अभी हाल ही में वक्फ बिल में भी संशोधन हुआ जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड को भी सेक्युलर किया गया। यहाँ वुमेन्स को भी सेम एज वेल एज मेंस राइट्स प्रोवाइड किए गए। कई एजुकेटेड मुस्लिम्स ने इसका सपोर्ट भी किया। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है, पहले तो 3 तलाक को रोका। तो कई मुस्लिम्स को ये भी लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इंडिया के हर राज्य में इस वक्फ बिल को संशोधित किया गया। ये ऑर्डर डायरेक्ट कोर्ट और संविधान का था, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स को सेफ रखने के लिए वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसका यूज अपने फायदे के लिए किया, जिसके कारण वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कई वायलेंटिकल प्रोटेस्ट हुए जिसमें 2 हिंदुओं की जानें गई, कई गवर्नमेंट व्हीकल्स को जलाया गया, कई लोगों को बेरहमी से मारा गया और कई हिंदुओं को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिशियंस तो हमें बंगाल में ममता बनर्जी के रूप में दिखी है, लेकिन एक वो इंसान जो अपने राज्य और अपने देश का भला चाहता है, अपने देश का विकास चाहता है, वो इंसान उनमें हमें नहीं दिखा है। ये पॉलिटिशियंस एकदम ऐसे ही हैं जिन्हें अगर मुस्लिम्स की वोट पड़ रही है तो हिंदुओं की पॉपुलेशन चाहे देश से लुप्त भी हो जाए तो इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया के इन्हीं पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स की वजह से ही यहाँ के लोग उस आदमी के लिए लड़ रहे हैं जिसे 300 से भी ज्यादा साल पहले ही कब्र में दफन कर दिया गया था। बाबर एक 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात बाबर नामे में लिखी हुई है। ये घूम रही है मार्केट में, ये हमें आके सिखाएंगी। आज से 100 साल पहले जब ब्रिटिशर्स का राज इंडिया में था तो उन्होंने भी इसी रूल को फॉलो करके इंडिया में राज किया था कि फूट डालो और राज करो। सेम रूल का इम्प्लीमेंटेशन आज के सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस भी कर रहे हैं, जो कि देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम करके लड़वाने की कोशिश में लगे हैं। साल 2025 का लग चुका है, अब तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला है कि गॉड एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी बाबा बागेश्वर नाम का ये आदमी पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है। नजदीक आओ बहन, हमने लिखा
आपके घर में उपद्रव मचा रहता, कलेश रहता, परेशान रहते हैं। 2019 से ज़्यादा बढ़ गया है आपका कलेश। जो डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स का इलाज करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, वो भी अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि आखिर इशारा मात्र करने से ही ये आदमी कैसे मरीजों को ठीक कर रहा है। पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, इसकी गर्दन पर भी कृपा करो। जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बार बार गवर्नमेंट को कोसता है, वो यूथ भी लाखों की तादाद में इस फ्रॉड बाबा बागेश्वर के दरबार में चले जाते हैं। जो बाबा कहता है कि कुंभ में मारे जाने वाले लोगों का मरना जायज है, क्योंकि वो मरे नहीं थे बल्कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना, वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला है। सच्चाई यही है कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स से अभी तक किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ना ही फायदा हुआ है और ना ही पूरे देश का इससे कोई फायदा हुआ है। इससे सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का फायदा हुआ है जो अपने रिलीजन बेस्ड प्रोपोगेंडा से वोट्स बटोर रही है। सेम थिंग इंडिया के अलग अलग राज्यों में भी हो रही है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन तमिल के अलावा सारी भाषाओं को बॉयकॉट कर रहे हैं। 2025 तक इन्हें ये बात अभी तक समझ नहीं आई है कि भाषा सिर्फ विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है। इस माध्यम के लिए लड़ा नहीं जाता है, इस माध्यम को बस यूज किया जाता है। इन्होंने कई बार हिंदी लैंग्वेज को टारगेट करते हुए तमिल भाषा में अपने लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजे हैं। सेम थिंग कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी हो रही है, जहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर कर्नाटका या महाराष्ट्र में बाहर से भी कोई लोग आए हैं तो उनके लिए मराठी और कन्नड़ सीखना काफी अनिवार्य है। कान पकड़ के बोले। जहां इंडियंस को अपने देश को यूनिटी के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए, वहीं सो कॉल्ड पॉलिटिक्स की वजह से ही कम्युनल बेसिस पर यहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक पार्टी अगर कहेगी कि हिंदूज खतरे में है तो सारी हिंदू की वोट्स उसी पार्टी को पड़ेगी। दूसरी पार्टी अगर कहेगी कि मुस्लिम्स खतरे में है तो सारी मुस्लिम कम्युनिटी की वोट उस पार्टी को पड़ेगी। सेम थिंग अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी तमिल भाषा को खतरे में बताएगी तो ऑलमोस्ट सारे तमिल लोग उसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट करेंगे। इस थ्योरी का यूज करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज का राज तो कायम रह जाता है, लेकिन देश कभी इससे आगे नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, अगर इन सारी बातों को हम छोड़ भी दें तो क्या आपने कभी अपने देश का आकलन किया है या इसे रेट किया है? किसी भी देश को वेल डेवलप्ड बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उनमें से टॉप 10 फैक्टर्स को मैंने नोटिस किया है, जिनको मैं आपके सामने रखूंगा और आप इसको अपने मन में यस और नो करके अपने देश को रेट करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला है एजुकेशन सिस्टम, नंबर 2 हेल्थ केयर सिस्टम, नंबर 3 इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आता है, नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 5 लॉ एंड जस्टिस, नंबर 6 इन्वायरमेंट जिसमें कि हाइजीन, फॉरेस्टेशन और ग्रीनरी भी आती है, नंबर 8 सोशल इक्वालिटी जिसमें किसी भी रिलीजन, जेंडर और कास्ट के आधार पर भेदभाव ना हो, नंबर 9 पॉलिटिक्स, नंबर 10 सिविक पार्टिसिपेशन और पैट्रियटिज्म जिसके अंतर्गत लोगों का सिविक सेंस भी आता है। और भी कई फैक्टर्स हैं जिससे हम देश का आकलन कर सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ये किसी भी देश को वेल डेवलप्ड बनाने का आधार होते हैं। आप सोच के कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके से इन 10 मेन फैक्टर्स के आधार पे आपने देश को जज किया है। और साथ ही क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाइजीन या फिर पर कैपिटा इनकम हो। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक भारत देश इन सभी चीजों में कहां पे एग्जिस्ट करता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को बताता है कि किसी भी देश के टोटल एनुअल बजट का 6% कम से कम एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा इंडिया में होता है? द ग्लोबल इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2022 तक एजुकेशन पे बजट का परसेंट स्पेंड करने वाली कंट्रीज में इंडिया टॉप 20 में भी नहीं है, क्योंकि इंडिया अपने बजट का मात्र 2.5% ही एजुकेशन पे स्पेंड करता है। वहीं चाइना जैसे देश अपने बजट का 10 to 14% पैसा एजुकेशन पे खर्च करते हैं। यही कारण है कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में सारे देशों को पीछे छोड़ चुका है। एजुकेशन सिस्टम किसी भी देश की फाउंडेशन होती है, क्योंकि ये सिस्टम किसी भी देश के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, जिन्हें कि हम स्टूडेंट्स कहते हैं, और स्टूडेंट्स ही देश का फ्यूचर होते हैं। और इंडिया की अभी की प्राइमरी नीड एक वेल एजुकेशन सिस्टम है, जो किसी भी
भी स्टूडेंट को वेल स्किल्ड बनाएं ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ। इसी के साथ अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2700 है। इनमें से भी अगर हम टॉप 1% और टॉप 10% उन लोगों को हटा लें जो इंडिया के रिचेस्ट क्लास में आते हैं और साथ ही 25% उन बच्चों को हटा लें जो अर्निंग नहीं कर सकते हैं, तो इंडिया के 65% लोग मात्र 15,216 रुपए पर मंथ कमाते हैं। मतलब जहां हमारी इकोनॉमी और जीडीपी बढ़ते जा रही है, आसमान छू रही है, वहीं हमारे देश की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसे कि हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो गरीबी के गर्त में फंसती जा रही है। सेम सिचुएशन इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले देशों में भी टॉप 10 में भी नहीं है। इससे बाहर अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो वर्ल्ड के एक्सपोर्टेशन में इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं है। एक्सपोर्टेशन के मामले में भी इंडिया को इटली, आयरलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जैसे छोटे देशों ने भी पीछे छोड़ा हुआ है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि भारत के पास सबसे ज्यादा वर्कर्स है और साथ ही इसका मतलब ये भी है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। लेकिन फिर भी भारत देश एक्सपोर्टेशन से ज्यादा इंपोर्ट करता है। जहां भारत देश $496 बिलियन के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, वहीं भारत देश $673 बिलियन के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। ये सारी कैलकुलेशन अगर आपको नहीं भी समझ में आई है तो मोटा मोटी आप इस बात को समझ लो कि भारत देश कमाई से ज़्यादा खर्चा करता है इस मामले में। टूरिज्म के मामले में भी इंडिया टॉप 20 कंट्रीज में नहीं आता है। मतलब भारत देश में यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ की अनहाइजीन और यहाँ के लोगों के सिविक सेंस की वजह से विदेशी टूरिस्ट भी भारत में कम ही घूमने आते हैं। हमारे लिए एक खाली पैकेट को सड़क में डालना काफी आम बात है, लेकिन एक छोटे से पैकेट को सड़क पे डालना देश के टूरिज्म को इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे किसी भी देश की जीडीपी भी इम्पैक्ट होती है। क्योंकि फ्रांस जैसा देश अपने टूरिज्म से अपनी जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% रेवेन्यू जनरेट करता है। बेशक हमारी गवर्नमेंट सफाई पे कुछ खास ध्यान देती नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारी एज ए सिविलियन क्या जिम्मेदारी बनती है, इसका इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा रोल होता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पासपोर्ट की पावर रैंकिंग 80th नंबर पे है। ये एक वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्स है जो किसी भी देश के पासपोर्ट की रैंकिंग को मापता है। ये इस आधार पे तय होता है कि पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ETA के साथ यात्रा कर सकते हैं। मतलब इंडियंस की इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू कम हो चुकी है। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में आई थी तो हमें लगने लगा था कि फॉरेन में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल अलग, क्योंकि पासपोर्ट भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे कुछ खास वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। जहां इंडियंस के एक्सटर्नल अफेयर्स बाकी कंट्रीज से सुधरते जा रहे हैं, वहीं इंडियंस के एक्सटर्नल अफेयर्स बाकी कंट्रीज में गर्त में जा रहे हैं। अब समय आ चुका है कि इंडियन पॉलिटिशियंस राम मंदिर के नाम पे वोट कलेक्ट करना बंद करें और एक यूनिक अप्रोच के साथ डेवलपमेंट को अपना एम बनाएं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम उन रैंक्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनसे किसी भी देश का आकलन किया जाता है। इंडियन रुपीज, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन मीडिया, एम्प्लॉयमेंट, हाइजीन, पब्लिक सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी बाकी कई फैक्टर्स हैं जिससे एक देश विश्वगुरु बनता है। वही सारे इंडिया के फैक्टर्स गर्त में जा रहे हैं, जिससे हम मान सकते हैं कि इंडिया इज लिटरली डाइंग। इंडिया के सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस इसे सेक्युलर कंट्री या हिंदू कंट्री तो बना देंगे, लेकिन एक विकसित कंट्री बनाने का वो नहीं सोचते हैं। अभी हमारे इंडियन पॉलिटिशियन से बस एक ही गुजारिश है कि पहले हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाइए, उसके बाद इसे चाहे हिंदू राष्ट्र बनाइए चाहे सनातनियों का राष्ट्र, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मैटर करता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ एक और अमेजिंग कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।